वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी। आज इस वीडियो में मैं आपको आपके तृतीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्रों के नाम और उनके विस्तृत पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहिए और आपको वीडियो अगर काम का लगे तो इसे लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस प्रकार के आपको और भी जो सामग्री है, वीडियोस है, वो आपको लगातार मिलते रहे। और इसके लिए आपको जो बेल नोटिफिकेशन उसको ऑन करना पड़ेगा ताकि जैसे ही मैं अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको मिल जाए, अदरवाइज आपको सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों का दो सेमेस्टर यानी 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। पहला और दूसरा सेमेस्टर आपने सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। अब हम चर्चा करेंगे तृतीय सेमेस्टर की, जो कि जुलाई से शुरू होगा। जैसा कि आप जानते हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक तीसरा सेमेस्टर चलता है और जनवरी से आपका चौथा और अंतिम सेमेस्टर होगा। उसके बाद आपकी जो MA हिंदी साहित्य की डिग्री है वो पूर्ण हो जाएगी। तो इतना आप जान चुके हैं कि हर सेमेस्टर में आपके 4 पेपर होते हैं। जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में प्रश्न पत्र होते हैं उनका नाम सेकंड में भी वही रहता है, लेकिन अब आप चूंकि थर्ड हो गया है तो आपके प्रश्न पत्र चेंज हो गए हैं। थर्ड और फोर्थ में प्रश्न पत्र वही रहेंगे, केवल आपका सिलेबस चेंज होगा। कहने का तात्पर्य है कि आधुनिक हिंदी काव्य और उसका इतिहास आपका तृतीय सेमेस्टर में जो आपके पेपर का नाम रहेगा वही फोर्थ सेमेस्टर में भी रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो इकाइयां दी हुई हैं 5 इकाइयां, सिलेबस वो नहीं रहेगा, ये दूसरी इकाइयां आ जाएंगी इसकी जगह। इतना क्लियर है? अगर फिर भी कोई डाउट हो तो वीडियो को फिर से पुनः बैक करके देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कोई सवाल हो तो वो छोड़ दीजिएगा। समय मिलने पर उसका उत्तर जरूर दिया जाएगा। तो आपको पता है कि रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 85 नंबर का पेपर होता है, 85 का होता है, और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूरे 100 नंबर का पेपर होता है। हर पेपर में 5 इकाइयां होती हैं। तो ये शुरू करते हैं हम इसका डिटेल सिलेबस। आधुनिक हिंदी काव्य और उसका इतिहास जो है, आधुनिक देखिए अभी आप तक प्राचीन पढ़ चुके हैं, यहाँ पर आधुनिक हिंदी काव्य की बात हो रही। प्राचीन और मध्यकालीन काव्य आपने पढ़ चुके हैं पिछले ईयर। अब आपको आधुनिक हिंदी काव्य पढ़ना है और उसका इतिहास। तो आधुनिक हिंदी काव्य के अंतर्गत आपको मैथिली शरण गुप्त की साकेत रचना पढ़ना है। इनका साकेत महाकाव्य है, उसमें कुल 12 सर्ग हैं, उनमें से भी केवल 9वां सर्ग हमें पढ़ना है। इसका ही हमें अध्ययन करना है। 9वां सर्ग जो है उर्मिला से संबंधित है। और इसके बाद जयशंकर प्रसाद के प्रमुख जो कृति है कामायनी, उनका चिंता, ईड़ा और श्रद्धा सर्ग का अध्ययन करना है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। इसके लिए भी आपको अन्य वीडियो मिल जाएगी। डिटेल सिलेबस के हम धीरे धीरे अध्ययन करते रहेंगे, इसी चैनल पर आप बने रहिएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये आपकी पहली इकाई हो गई। इनसे क्या आएगी? व्याख्यांश आएंगी, यानी आपको काव्य की पंक्तियां दी जाएंगी जैसे कि आप करते आए हैं। संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद अर्थ लिखेंगे और इसके बाद कला पक्ष भी लिखेंगे। तो ये पूरा माना जाता है। इस प्रकार अगर आप व्याख्या लिखते हैं तो पूरे अंक मिलते हैं। ऐसा आप सोचते हैं कि हमें हिंदी में या ह्यूमैनिटीज में नंबर कम मिलते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आपने जो पूछा गया है प्रश्न में अगर वो ही आप लिखते हैं और पूर्ण उत्तर देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांस हैं, यानी 100 में से 90% अंक तक परीक्षक जो है आसानी से दे देते हैं। आजकल जो मूल्यांकन वो उदारवादी हो गया है। पहले बहुत मुश्किल से नंबर दिए जाते थे। अब दूसरी इकाई की बात करते हैं। दूसरी इकाई मैथिली शरण गुप्त से संबंधित प्रश्न आएंगे। तीसरी इकाई में जयशंकर प्रसाद से संबंधित समीक्षात्मक प्रश्न बनेंगे। चौथी इकाई में आधुनिक हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, और 5वीं इकाई है द्रुतपाठ से संबंधित। द्रुतपाठ क्या होता है? इन कवियों को आपको बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, इनको आपको इनके कवियों के व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करना है और इनके कृतित्व और साहित्यिक योगदान के विषय में आपको अध्ययन करना है। और उसी प्रकार आप अपने प्रश्नों के उत्तर की तैयारी कीजिएगा। तो द्रुत पाठ में आपको पढ़ना जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को, महादेवी वर्मा को और बालकृष्ण शर्मा नवीन को। ये वो पुस्तकें हैं जिनका आप और अध्ययन कर सकते हैं अगर डीप में आपको अध्ययन करना है। अब हम अगले प्रश्न पत्र पर चलते हैं। तीसरे सेमेस्टर का आपका अगला प्रश्न पत्र है भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। देखिए, जिस प्रकार आपके प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में सबसे जो कठिन पेपर था वो था भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। यहाँ पर देखिए आपका थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में ये जो भाषा विज्ञान वाला आपका प्रश्न पत्र है ये बहुत कठिन है, इसलिए इसका अध्ययन अभी से आप कीजिए। अभी इसके एक एक इकाइयां, एक एक पाठ को गहराई से अध्ययन कीजिएगा। जब भी समय मिले, जैसा भी समय मिले, मैं जानता हूं कि एमए में जो विद्यार्थी रहते हैं वो अन्य जगह भी एंगेज रहते हैं, अपने रोजगार की ओर भी चिंतित रहते हैं, पर मेरा अर्थ है कि अगर आप डेली
केवल 1 घंटे, आधा घंटे, 1 घंटे, आधा घंटे, 1 घंटे अगर डेली अपने विषय को देते हैं तो आप बहुत अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं आपके एमए के एग्जाम में। और ना केवल अच्छे अंक अर्जित करेंगे बल्कि आपका पढ़ा हुआ कहीं जाया नहीं जाता। आप कभी भी कंपटीशन एग्जाम देंगे, एसआई की एग्जाम होती है उसमें हिंदी पूछी जाती है। आप अगर बीएड कर लिया है, आपने डीएड कर लिया है, तो टीचर बनना है, टीचर किसी भी पोस्ट के लिए बनो, प्राइमरी टीचर हो, चाहे टीजीटी हिंदी हो, पीजीटी हिंदी हो, इसके लिए भी प्रश्न बनते हैं। आगे आपको उच्च अध्ययन करना है, एनटीए, यूजीसी, नेट निकालना है, उसमें आप हिंदी से तैयारी कर रहे थे। ये सब पढ़ा हुआ सिलेबस वही रहता है, ज्यादा अंतर नहीं है। 90% सिलेबस यूजीसी नेट का है और इसका 90 से 100% अगर आप अच्छे से अध्ययन करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी आपकी तैयारी हो जाती है। हालांकि अप्रोच अलग अलग एग्जाम की अलग अलग होती है। तो अब मैं इस भाषा विज्ञान पे वापस आता हूँ। तो इसका भी आप अध्ययन अच्छे से कीजिए। भाषा विज्ञान में भाषा की परिभाषा, अभिलक्षण, भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार, भाषा संरचना, भाषा के प्रकार यानी फंक्शंस क्या है, भाषा विज्ञान का स्वरूप क्या है, इसके अध्ययन की दिशाएं, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक। ये पहली इकाई होगी। हर प्रश्न पत्र में 5 इकाई होगी, जो पहली बता चुका हूँ। दूसरी इकाई है स्वनम प्रक्रिया, है ना, स्वनम प्रक्रिया, स्वरूप और शाखाएं। स्वनम क्या है ना, जैसे फोनेटिक्स कहते हैं, वाग यंत्र उनके कार्य हैं, स्वनम की अवधारणा, स्वनों का वर्गीकरण, स्वन गुण, स्वनिम परिवर्तन। देखिए स्वन और स्वनिम अलग अलग है, जब आप अध्ययन करेंगे तो ध्यान रखिएगा। इकाई 3 व्याकरण, रूप विज्ञान का स्वरूप, रूपिम क्या है, वाक्य क्या है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, फिर अक्षर से शब्द बना, शब्द से वाक्य बना, वाक्य से पूरे अर्थ तक, रचना तक की प्रक्रिया भाषा विज्ञान में आप अध्ययन करेंगे। देखिए भाषा विज्ञान इसलिए भी कठिन होता है क्योंकि ये केवल ह्यूमैनिटीज का विषय नहीं होता है। भाषा विज्ञान जब बात की जाती है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें सम्मिलित हो जाता है, इसमें साइंस आ जाता है, क्योंकि हमारा उच्चारण स्थान अलग अलग है। हिंदी में आपको पता है 3 शाह होते हैं, उनका उच्चारण स्थान भी अलग अलग है। अब हम तीसरी इकाई हो चुकी है। चौथी इकाई है अर्थ विज्ञान, अर्थ की अवधारणा, शब्द और अर्थ का संबंध, अर्थ परिवर्तन के क्या कारण है, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, यानी इसमें आप अध्ययन करेंगे जैसे आप अर्थ परिवर्तन कैसे हो जाता है। परीक्षा और परीक्षा यानी होता है एग्जाम। अगर आपने छोटा ई की मात्रा लगाई है परीक्षा तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, उसका अर्थ से हो जाता है कीचड़। तो कहने का अर्थ है ये चीजें आप इसमें कहेंगे। अर्थ का भी विज्ञान है। 5वीं और अंतिम इकाई साहित्य और भाषा विज्ञान का संबंध क्या है, भाषा अध्ययन में भाषा के अंगों की उपयोगिता। अगला चलते हैं, तीसरा प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पर आपका अध्ययन करेंगे। इसमें आप हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा और आदिकाल आ जाएगा, आपका पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल आ जाएगा। इसके अंतर्गत भक्तिकाल की भी 4 शाखाएं, निर्गुण, सगुण और 2 शाखाएं होती हैं, निर्गुण और सगुण, है ना। निर्गुण की भी 2 होती हैं, आपको पता है, निर्गुण की प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी, सगुण की राम भक्ति का शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। 5वीं इकाई में पूरी पृष्ठभूमि आ जाएगी और रीति काल की पृष्ठभूमि पूछी जाएगी। रीतिबद्ध, रीति शुद्ध, रीति मुक्त कवियों के बारे में, इनकी प्रमुख प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं पूछी जाएंगी। अंतिम प्रश्न पत्र है आपका वैकल्पिक होगा। ये नई चीज है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए विद्यार्थी, एकदम नई चीज है। चौथा प्रश्न पत्र जो होगा वैकल्पिक होगा। तो वैकल्पिक में आपका अलग सूरदास से ज्यादातर विश्वविद्यालय जो मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय है वो सूरदास का अध्ययन कराते हैं। जैसे इंदौर में सूरदास वैकल्पिक होता है ज्यादातर, और भोपाल बरकतुल्लाह में भी सूरदास का अध्ययन किया जाता है। तो हम केवल सूरदास की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। सूरदास का सिलेबस देखिए, वैकल्पिक प्रश्न पत्र है। पहली इकाई है प्रारंभ से मथुरागमन के पूर्व तक के पदों की व्याख्या पूछी जाएगी। इसके संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं। निर्धारित पद जो होंगे उन पर आलोचना प्रश्न बनेंगे। इनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों से संबंधित प्रश्न बनेंगे, यानी जो आपका सूरदास जिस समय रहे उनकी युगीन परिस्थितियां, सूरदास का जीवन वृत्त, अंतर और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर सूरदास पर रिलेटेड है, स्पेशलाइजेशन है इसमें। और अंतिम इकाई है आपको द्रुत पाठ में कुम्मन दास, कृष्णदास और परमानंद दास भी पढ़ना है। इसमें नंददास भी आ सकता है, अर्थात अष्टछाप के कवियों की आपको तैयारी इसमें कर लेनी है, जो कि आपकी 4th सेमेस्टर में आपको काम आएगी। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपके कोई क्वेरी रह गई हो, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।